हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 6 से आपके MCQ चल रहे हैं। और आज इसी श्रृंखला में हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 और 4 हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 3 में सरकार क्या है और चैप्टर नंबर 4 में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, इनके बारे में जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आज आपका, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक सत्ता की आवश्यकता होती है। इसके उत्तरदायित्वों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। सेकंड ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि यह देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाती है। थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है, प्राकृतिक आपदा के समय सरकार ही पीड़ितों की सहायता करती है। चौथा ऑप्शन है आपका, न्याय के लिए लोग न्यायालय जाते हैं, यह सरकार का अंग नहीं है। अब यहां पर आपको ये बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि यहां पर सही कौन सा है। तो देखिए, हमने ऊपर यहां पर एक जो वर्ड है इसको गोला किया हुआ है, यानी इसको हम ब्रैकेट गोली में मैंने किया है सत्ता वाले वर्ड को। सत्ता वर्ड मैंने यहां पर क्यों लगाया? देखिए, सत्ता से अभिप्राय यहां पर सरकार से ही है। अब सरकार को अगर उठा के देखें तो सरकार दो तरह की होती है, एक तो लोकतांत्रिक होती है और दूसरी जो है राजशाही वाली, यानी जिसे हम राजसत्ता बोलते हैं। यानी राजशाही वाली वो भी एक सरकारी होती है। वहां पर क्या है कि कोई डिसीजन वगैरह जो कुछ लेता है वो राजा लेता है। लोकतंत्र में क्या है कि लोगों के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सरकार लोकतंत्र में ही हो, सरकार जो है वहां पर भी होती है, राजसत्ता में भी होती है। ठीक है, तो सरकार का काम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सरकार का सबसे पहला काम तो क्या है कि अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है। दूसरा काम क्या है कि भाई अपने आसपास के जो देश हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाली भावना के साथ संबंध बनाए रखें। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि भाई जो है ये सरकार जो है वो ये देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी देश के जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, नागरिक जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, नागरिक जितने ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, वो कंट्री भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नागरिक जो होते हैं वही वास्तव में देश को आगे ले जाने में, वही देश की तरक्की को करने में उनका एक अहम योगदान होता है। तो किसी भी सरकार से अपेक्षा यही की जाती है कि वो अपनी जनता को, यानी अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाए, ताकि वो जनताओं को जो है अवसर मिल सकें और जनता अपने उन अवसरों का प्रयोग करते हुए जनता जो है आगे उन्नति कर सके और अपने को और अपने आप को या अपने राष्ट्र को आगे ले जा सके। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन भी सही है कि ये जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है। थर्ड ऑप्शन आपका ये है कि भाई प्राकृतिक आपदा के समय सरकार ही पीड़ितों की सहायता करती है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए किसी देश की सरकार चाहे वो राजतांत्रिक हो चाहे लोकतांत्रिक हो, उसी पर ही ये उत्तरदायित्व आता है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो उसे आगे आना पड़ेगा। क्यों? आपको ये इसके आने का रीजन क्या है? इसके आने का रीजन भी यही है क्योंकि सरकार जो होती है कुछ ना कुछ कामों के लिए टैक्स भी लेती है जनता से। तो जनता से जब टैक्स ले रही है तो भाई उसका फर्ज भी बनता है कि उसको रिटर्न भी करे। तो रिटर्न वो ऐसे ही करती है जब कोई आपदा वगैरह आती है, जब कोई सहायता चाहिए होती है तो वहां सरकार उन पीड़ितों की सहायता करती है। तो तीसरा ऑप्शन यहां पर भी सही है। अंतिम ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि भाई न्याय के लिए लोग जो है न्यायालय जाते हैं, यह सरकार का अंग नहीं है। देखिए, यहां पर अगर आपने सरकार के 3 अंगों के बारे में पढ़ा होगा तो सरकार के 3 अंग होते हैं। यानी कि हम लोकतांत्रिक सरकार की अगर बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार में 3 अंग होते हैं आपके। यानी न्यायालय से अभिप्राय यहाँ पे न्यायपालिका है, इसके अलावा कार्यपालिका होता है। ये आपको पता होगा कि यहाँ पर कार्यपालिका और फिर विधायिका होता है। यानी आपके लोकतांत्रिक सरकार में 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपका यहाँ पर विधायिका होता है। तो ये तीनों अंग मिलकर क्या है, यहाँ पर सरकार की रचना करते हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि भाई न्यायालय जो है इसका अंग नहीं है या न्यायपालिका इसका अंग नहीं है सरकार का, तो ये कहना गलत होगा। तो यहाँ चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा ये गया है कौन सा ऑप्शन सही है, तो 1, 2 और 3 सही है। तो आंसर है डी, केवल 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, सरकार बहुत सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, इसलिए यह विभिन्न स्तरों पर विभक्त होकर कार्यरत होती है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्थानीय स्तर की सरकार का मतलब है गांव, शहर या मोहल्ले से है। थर्ड स्तर यानी थर्ड आपका ऑप्शन जो है वो कह रहा है राज्य स्तर का मतलब क्या है, जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। वहीं राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या है, इसका संबंध जो है पूरे देश से होता है। यानी कि हम ऐसे करके देख लेते हैं कि भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर।
आपका एक सर्किल है, यहाँ पर आपका क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। इसके भीतर क्या है, इसके भीतर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ गई, यानी यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट है, और इनके भीतर क्या है आपका स्थानीय सरकारें हैं, यानी जहाँ पंचायती राज कह सकते हैं या फिर स्थानीय सरकारें इसके अंतर्गत आती हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ तीनों स्तर हैं, स्थानीय स्तर है, राज्य स्तर है और राष्ट्रीय स्तर है। स्थानीय स्तर का मतलब यही है कि गाँव शहर या मोहल्ले से ही है हमारा। राज्य स्तर का मतलब आपका पूरे राज्य को ध्यान में रखें। वहीं राष्ट्रीय स्तर की सरकार का मतलब है कि पूरे देश का ध्यान रखें। अब देखिए एक बात सोचने वाली ये है कि हमारे यहाँ जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब संविधान में संवैधानिक रूप से हमने स्थानीय स्तर को मान्यता नहीं दी थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तब हमने इसे संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं दी थी, केवल राज्यों के ऊपर डाल दिया गया था कि आप स्थानीय स्तर की सरकार के लिए प्रबंध करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई संवैधानिक रूप से कोई बात नहीं कही गई हो या संवैधानिक रूप से उसका पूरा फॉर्मेट ना लिखा हो, तो राज्य कहाँ करने वाले, कहाँ इसे अमल करने वाले हैं। तो राज्यों ने क्या, कुछ राज्यों ने अमल किया, कुछ ने नहीं किया। तो बहरहाल बाद में आते आते आपको पता होगा 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ है, उसके जरिए पंचायती राज को मान्यता मिली है, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज को मान्यता मिली है, और जो आपकी 74वां हुआ है वो आपके शहरी निकायों के संदर्भ में हुआ है, ये आपको पता होगा। और आपका प्रत्येक वर्ष, आपको ये तो पता होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को जो है नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये सन 2010 से मनाया जा रहा है। सन 2010 से प्रत्येक साल आपका 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ ये। इसके जरिए यहाँ पर स्थानीय स्तर की सरकारों को मान्यता प्रदान की गई, यानी संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर है डी। केवल केवल लगा दिया यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 3 है आज आपका, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि भाई सरकार कानून बना रही है किसी देश के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, और वो कानून सबको मान्य भी होते हैं। तो सरकार जो निर्णय ले रही है वो निर्णय वास्तव में सही है या गलत है, या फिर ऐसा तो नहीं है सरकार अपने मनमाने ढंग से निर्णय ले रही है। तो वो हम यहाँ पर इन 2 कथनों में देखेंगे। पहला है, लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं और सरकार अपने द्वारा किए गए कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन है आपका, राजतंत्र में राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है और वे अपने द्वारा किए गए कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, लोकतंत्र का अर्थ यही है कि भाई लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो यहाँ पर जब लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है तो यानी यहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार चुनी जा रही है, तो सरकार से अपेक्षा यही की जाएगी कि अपने कामों के प्रति वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी, क्योंकि जनता ने उसे वहां तक पहुंचाया है, जनता ने सरकार बनाई है। यहाँ पे जनता का रोल कहीं ना कहीं अहम होता है। तो लोकतंत्र में अपेक्षा यही की जाती है सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी काम करेगी, वो जनता के हित का करेगी। और जनता के हित का नहीं होता है तो जनता आंदोलन वगैरह तमाम तरह से जो है, यहाँ पर आप समझते होंगे, तमाम तरह से लोकतंत्र में विरोध प्रकट करती है। तो इसलिए यहाँ पर जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जवाबदेह नहीं होती है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है, राजतंत्र में आपको पता होगा, राजतंत्र में निर्णय लेने की जो पावर होती है वो राजा या रानी के पास होती है, और यही लोग होते हैं, यही सरकार चलाते हैं वास्तव में। तो यहां पर आप समझ रहे होंगे, राजा या रानी कोई भी डिसीजन लेना है, वहां तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो ये जनता के प्रति जवाबदेह तो बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। यानी राजतंत्र में राजा या रानी होती हैं, वो अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं, उन पर किसी जनता का जोर नहीं चलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा यही गया है कौन सा कथन सही है, यहाँ पर ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, तो ऑप्शन होगा आपका डी, ना तो एक और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, वर्तमान समय में दुनिया के ज्यादातर देश लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। ऐसे में एक आदर्श लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि यहां पर हमें बताना है कि उपर्युक्त जो कथन लिखे हैं इनमें से कौन सा गलत है, यहां पर छांट के हमें बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका, लोकतंत्र में लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। सेकंड, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग लेकर सरकार के निर्णयों में योगदान करते हैं। चौथा है, आदर्श लोकतंत्र वही माना जाता है जिसमें शिक्षित नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो। देखिए यहाँ पर
पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यहाँ यही है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो लोग जो होते हैं लोकतंत्र में क्या करते हैं, अपनी पसंद का नेता चुनते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई देश जो है, कोई भी देश सही, उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि भाई हर व्यक्ति यानी जो भी नागरिक हैं देश के, वो सभी जो है इस बात के लिए कैपेबल हों या ये इस बात की योग्यता रखते हो कि सभी डिसीजन में अपनी राय व्यक्त कर पाएं। तो इसलिए क्या होता है, चुनाव होते हैं। चुनाव के जरिए क्या होता है कि मान लीजिए 5,000 लोगों ने मिलकर एक कैंडिडेट का चुनाव कर दिया, तो ये एक कैंडिडेट जो है 5,000 लोगों की तरफ से निर्णय लेगा। तो इसे कहते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। तो ये सेकंड बात सही है कि आज के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। और वो प्रतिनिधि जो है आपके चाहे आपकी राज्य स्तर पर विधानसभा है, और अगर संसद लेवल पर आप ले लें यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में जाकर वो लोग जो है आपके तरफ से निर्णय लेते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग लेकर, यानी यहाँ पर लिखा हुआ सीधे भाग लेकर सरकार के निर्णयों में योगदान करते हैं। देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र में मैंने जैसा कि ऊपर ही बता दिया था, ये लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि इनडायरेक्ट फॉर्मेट में लेते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं, यानी कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और ये प्रतिनिधि जो होते हैं अपनी जनता की तरफ से ये निर्णय लेते हैं। यानी ये प्रतिनिधि जो भी चुनकर जाएगा यहाँ पर, यानी कि विधायक या सांसद जो भी चुनकर जाएगा वो अपनी जनता की तरफ से डिसीजन लेगा वहां पर, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये ऐसा क्यों रखा गया, ऐसा रखने का पीछे रीजन ये है, पहली बात तो आपके देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हर किसी को हर जो आपका हर पहलू के लिए या हर मुद्दे के लिए हर किसी का वोट नहीं डलवा सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, हर किसी का मत नहीं ले सकते हैं। दूसरा पहलू और है, जनता का डायरेक्ट यहाँ पर निर्णय योगदान न कर पाने का रीजन, सेकंड रीजन यहाँ पर यह भी है कि भाई हर व्यक्ति यहाँ पर हमारे भारत में हर मुद्दे को नहीं जानता है कि भाई ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बेटर यही है कि हम अपने प्रतिनिधि जो होते हैं उनका चुनाव कर देते हैं और वो हमारी तरफ से डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसे करके थोड़ा प्रोसेस जो है वो आसान हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर यही है कि आदर्श लोकतंत्र वही माना जाता है जिसमें शिक्षित नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो। चौथा वाला बिल्कुल गलत है। देखिए आदर्श लोकतंत्र वही है जहां पर अपने जो नागरिक हैं उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए वहां पर उनको जो है वोट देने का अधिकार हो, ना कि शिक्षित नागरिकों को। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप में सब कुछ परखने की योग्यता है। काफी बार शिक्षित लोग भी गलत हो जाते हैं, ये बात आप सभी के सामने है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है जहां पर तानाशाही वाला शासन आ गया शिक्षित लोगों की वजह से। जो शिक्षित होना जरूरी नहीं है। अब ये अलग बात है कि भाई सभी देशों ने जो वयस्क मताधिकार के मानक हैं अलग अलग रखती हैं। जैसे हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार का जो मानक है अभी वर्तमान में वो 18 साल के ऊपर है, कि 18 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति है वो वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकता है कि किसी देश में 19 साल का हो, किसी देश में 20 साल का हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ 18 साल है इंडिया में। तो आदर्श लोकतंत्र वही माना जाता है जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो, यानी कि सभी वयस्क नागरिक या औरत या महिलाएं या फिर पुरुष ये दोनों वोट डाल सकते हो। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर पूछा यही गया है कौन सा ऑप्शन असत्य है। केवल तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो आंसर होगा सी, केवल 3 और 4। प्रश्न नंबर 5 है आज आपका, दुनिया भर में लोकतंत्र को सार्थक और सभी वयस्कों की इसमें सहभागिता करवाने के संदर्भ में चले आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर यह पूछा गया कि दुनिया भर में लोकतंत्र को सार्थक करवाने के लिए और सभी लोगों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित करवाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए हैं उनके संदर्भ में आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। अब जैसे स्टार्टिंग में बताया गया पहला ऑप्शन आपका कि शुरुआती दौर में रूढ़िबद्ध धारणाओं के चलते महिलाओं को लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। सेकंड, यूरोप और अमेरिका में महिलाओं ने लोकतंत्र में वोट डालने के अधिकार के लिए आंदोलन चलाया जिसे सफरेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में, जबकि इंग्लैंड में यहां पर 1928 में मिला। और अंतिम ऑप्शन आपका ये है कि भारत में आजादी से पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करवाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में अपनी यंग इंडिया पत्रिका में लेख लिखा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब लोकतंत्र में आपकी सभी वयस्कों के मताधिकार की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए शुरुआती दौर में जब लोकतंत्र का दौर चल रहा था, शुरुआती दौर में लोकतंत्र का जो है नया नया जन्म हुआ था, तब केवल कुछ चुनिंदा पुरुषों को ही यहाँ पर वोट डालने का अधिकार दिया गया। चुनिंदा पुरुषों में यहाँ पर केवल पढ़े लिखे व्यक्ति थे, समाज के संपन्न वर्ग के लोग थे, सभी लोग नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब समय आगे व्यतीत होता गया, समय आगे बढ़ता गया है, फिर वहां पर क्या है सभी पुरुषों को अधिकार दे दिया गया है, लेकिन महिलाएं फिर भी वंचित रखी गई हैं। इन रूढ़िबद्ध धारणा यही थी कि भाई महिलाएं जो होती हैं
पुरुषों से कमतर होती हैं, ऐसे डिसीजन नहीं ले पाएंगी, यानी ये संवेदनशील डिसीजन होते हैं देश को चलाने के लिए या फिर सरकार को चलाने के लिए या सरकार के लिए व्यक्तियों को चुनाव करने के लिए महिलाएं सक्षम नहीं है, ऐसा समझा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ आपने देखा होगा महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चली हैं, तो ऐसे करके महिलाओं ने अपने अधिकारों की आवाज़ उठाई है। तो धीरे धीरे करके तमाम यूरोपीय देशों को अपने यहाँ अपने देश में महिलाओं को भी अपने लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार देना पड़ा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, शुरुआत में अधिकार नहीं दिया गया था। बात कर लें यूरोप की, तो यूरोप और अमेरिका दोनों में ही महिलाओं ने एक लंबा संघर्ष किया है। यानी यूरोप से अभिप्राय यहाँ यूरोप के और भी देशों से है, अमेरिका से अभिप्राय अमेरिका के इर्द गिर्द और जो देश हैं उन सभी से है। तो यहाँ पर एक लंबा आंदोलन चला है। तो ये महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम सफरेज मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही है। अब बात कर रहे हैं आपके अमेरिका की, तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला है, जबकि इंग्लैंड में, आप समझ रहे होंगे, इंग्लैंड यानी जो बहुत आधुनिक होने का दावा करता है, वहां पर भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला है, यानी 1928 में मिला है। अब बात कर लेते हैं भारत की। देखिए, भारत में आज़ादी से पहले जो था वो वोट देने का अधिकार केवल और केवल कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को था, सभी को नहीं था। और उसमें आप समझ सकते हैं महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं था। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इस बात की पैरवी की कि भाई ये तो गलत है कि केवल चुनिंदा व्यक्ति ही, कुछ चुने हुए व्यक्ति ही यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं सरकार का, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सभी का यहाँ पर मत होना चाहिए, सभी की अपनी एक राय होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी को मैं MG लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, तो महात्मा गांधी जी ने, इनकी पत्रिका आती थी यंग इंडिया पत्रिका, जो कि आपके नेशनल मूवमेंट में इन्होंने जो है इसके जरिए बहुत सारे लेख लिखे हैं, सरकार पे बहुत सारे कटाक्ष किए हैं। तो महात्मा गांधी ने इस यंग इंडिया पत्रिका में एक लेख लिखा और सार्वभौम वयस्क मताधिकार के लिए यहाँ पर वकालत की है अपने लेख में। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा है, बल्कि ये महात्मा गांधी की पत्रिका है और महात्मा गांधी ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के फेवर में यहाँ पर लेख लिखा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा यही गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो डी वाला कथन जो है ये कथन आपका असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर आपका 4 यानी लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व आ गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न, छठवां प्रश्न है आज आपका कि दुनिया भर के विभिन्न देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संघर्षों और जन आंदोलनों का लंबा दौर चला है। ये बिल्कुल सही बात है कि दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र स्थापित करना कोई मामूली बात नहीं रही है। सभी देशों ने कहीं ना कहीं संघर्ष झेला है, क्योंकि राय सत्ता हटने को तैयार नहीं थी। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके जब लोगों ने जन संघर्ष छेड़ा है, तो ऐसे करके धीरे धीरे राय सत्ता को किनारा करना पड़ा है और लोकतंत्र स्थापित हुए हैं। तो लोकतंत्र एक सहजता के साथ या आसानी के साथ स्थापित नहीं हुए हैं। आप चाहे अपने देश का उठा के देख लो या किसी और देश का उठा के देख लो, सभी के यहाँ संघर्ष हुए हैं। तो इसी संदर्भ में आपके लोकतंत्र स्थापित करवाने के संदर्भ में आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन इनमें असत्य है। पहला ऑप्शन है आपका कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का लंबा दौर रहा है। सेकंड, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। थर्ड ऑप्शन आपका ये है, दक्षिण अफ्रीका में 1993 में रंग भेद की नीति को खत्म कर लोकतंत्र स्थापित किया गया। देखिए, यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका यानी पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पता होगा, यहाँ पर जो रहने वाली जो आपके यहाँ पर जो लोग हैं उनका रंग काला है। और अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए जगह जगह पर उपनिवेश बनाए थे, खास करके आपके एशिया वाले भाग में उपनिवेश बनाए थे। अब जैसे भारत है, भारत के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र हैं, वैसे ही इन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी तमाम जगह उपनिवेश बनाए थे। उपनिवेश का मतलब आप जानते ही होंगे, यानी कि इसके जरिए किसी देश पर हम कब्जा जमा लेते हैं, उसे उपनिवेश कहते हैं, और वहां से उस देश के जो है वहां से संसाधनों को हम लूट कर ले जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में क्या है, अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश बनाए और उपनिवेश बनाकर यहाँ पर इन लोगों पर वो शासन करने लगे। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो गोरे थे, ये लोग काले थे, तो कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ज़्यादा व्यवहार यानी गलत व्यवहार किया जाता था। इन्हें जो है अंग्रेजों वाली बस में नहीं चढ़ने दिया जाता था, इनके बच्चों को अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, वहीं इनके हॉस्पिटल वगैरह अलग होते थे। और साथ ही साथ इन्हें जो है कहीं भी कोई गोरा व्यक्ति अगर बैठकर जा रहा है तो उससे दूर हटना पड़ता था। बहुत ज़्यादा नस्ली भेदभाव था। तो इसके खिलाफ ऐसा नहीं है, आंदोलन नहीं चला है, आंदोलन लंबा चला है। तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला, इन्होंने एक लंबा संघर्ष चलाया है इसके खिलाफ, यानी ये लगभग 28 साल तक जेल में रहे हैं इस संघर्ष के लिए। 28 साल तक इन्होंने जेल में बिताए हैं नेल्सन मंडेला ने। और नेल्सन मंडेला को आपको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी बोला जाता है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के प्रयास से यहाँ पर 1993 में रंगभेद की नीति जो है इसको खत्म कर दिया गया, लोकतंत्र स्थापित किया गया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो है नेल्सन मंडेला के प्रयास से 1993 में नहीं बल्कि 1994 में
यानी यहाँ पर 1994 में जो जो आपका जो रंगभेद है ये खत्म हो पाया है और ऐसे करके यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर केवल एक और दो कथन सही है। पूछा यह गया है कौन सा कथन असत्य है, तीसरा वाला कथन असत्य है, तो आंसर है बी, केवल थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है आज आपका। अक्सर लोकतंत्र को विवादों के समाधान का एक बेहतर माध्यम माना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए ये बात सही है कि लोकतंत्र को हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विवादों को सुलझा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पहली बात ये होती है लोगों के सामने विकल्प होता है और लोगों से उनकी राय व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक विवादों का एक अच्छा समाधान हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर विवाद होते क्यों हैं? देखिए विवादों का जन्म यहाँ पर तब होता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। सेकंड ऑप्शन है अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका कि लोकतंत्र में लोग अपनी राय धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान इनके जरिए दर्शा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है भारत में चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। इसके जरिए लोग अपनी पसंद और नापसंद जाहिर करके सरकार पर नियंत्रण बना सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर विवादों का जन्म तभी होता है कि जब हम क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनमें तालमेल नहीं बिठा पाते हैं या फिर हमसे अलग दिखने वाले लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, तब वहां पर एक विवाद क्रिएट होता है, तब उनसे जो है टकराव क्रिएट होता है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कहा गया है कि भाई यहाँ पर अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन ये क्या है, जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए जब भी कोई विवाद होता है, जब भी सरकार कोई ऐसा काम करती है जो जनता के हित में नहीं है, तो अपेक्षा यही की जाती है कि आपकी जो भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, ये सरकार निष्पक्ष होकर जनता के समर्थन में सरकार के खिलाफ अपना रिपोर्टिंग करे। तो ऐसे करके क्या होता है, सरकार पर एक दबाव पड़ता है और सरकार को जो है जनता के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ता है। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। इसके अलावा देखिए लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। ये लोग किसी भी मुद्दे के प्रति अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, वहां पर उनके खिलाफ धरने दे सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हिंसक तरीके से नहीं बल्कि अहिंसक तरीके से। हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अहिंसा के जरिए ये सारे काम कर सकते हैं आप सरकार के खिलाफ, यानी कि इसके जरिए आप अपना विरोध दर्शा सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। इस सब के अलावा यहाँ पर भारत की बात की जाए तो भारत में आपको पता होना चाहिए, भारत में हर चुनाव जो है 5 वर्ष में एक बार होते हैं, यानी हर 5 साल बाद एक चुनाव होते हैं। तो ये चुनाव जो है हर 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा जरिया है जनता के लिए। इसके जरिए जनता क्या करती है कि भाई मान लीजिए किसी ने किसी व्यक्ति को चुनाव कर लिया इस साल, यानी सन 2019 में चुनाव कर लिया, वो 2019 से लेकर 24 तक रहेगा। अब मान लीजिए 2019 से लेकर 24 तक उसने कुछ काम नहीं किया, तो जनता के सामने एक विकल्प है, कोई बात नहीं 2024 में तो हम इसे हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं जनता जो होती है, जो आपके प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं, इनके जरिए अपनी पसंद और नापसंद जाहिर कर देती है। और ऐसे करके कहीं ना कहीं जो सरकारें होती हैं उनको भी सोचना पड़ता है कि भाई अगर मान लीजिए हम अच्छा काम नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे, तो क्या होगा, जनता दोबारा हमारा चुनाव नहीं करेगी और ऐसे करके हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार दोबारा नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक जनता का दबाव बना रहता है। तो ये चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर है डी, केवल 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 8 है आज आपका। भारत में विभिन्न राज्यों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। भारत में नदियां जो हैं वो विवाद का एक प्रमुख कारण रही हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहां पर बताया गया है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद का प्रमुख कारण क्या है, कावेरी नदी है। सेकंड, तमिलनाडु में मेटूर बांध कावेरी नदी पर बना है, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है। अगला ऑप्शन, कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना कृष्ण राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर जो है और इसके आसपास के जो भी सिंचाई वाले इलाके हैं इनकी जरूरतों को पूरा करता है। चौथा ऑप्शन कहा गया है कि मैटूर बांध नदी के ऊपरी छोर पर है, जबकि कृष्णा राजा सागर निचले छोर पर है और इसे तभी भरा जा सकता है जब ऊपरी छोर के बांध से पानी छोड़ा जाए। देखिए आपको पता होगा, जब राज्यों के मध्य संसाधनों को लेकर टकराव होता है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो लोकतंत्र में ऐसे टकराव अक्सर देखने को मिलते हैं हमें, खास करके जब कभी नदियों की बात आ जाती है तो वहां पर जल के बंटवारे को लेकर टकराव होता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहने वाली कावेरी नदी
का जो जल विवाद है वो सबसे पुराना इसका इतिहास रहा है। यानी कि अपने देश में जितने भी जल विवाद के कारण है उसमें सबसे पुराना आपका कावेरी नदी का जल विवाद का इतिहास रहा है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। यहाँ पे बताया गया है भाई तमिलनाडु में क्या है, मेटूर बांध एक है, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है और इससे क्या होता है, तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम में आता है ये। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि तमिलनाडु में जो मेटूर बांध है वो कावेरी नदी पर बना है और इससे इसके डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई होती है। वहीं कर्नाटक में कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है, कृष्णा राजा सागर बांध बनाया गया है, जिसके जरिए ये बेंगलुरु तक पानी पहुंचाते हैं और इसके आसपास जो भी खेती होती है उसके लिए भी पानी जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा मैप में आते हैं, ये आपका अगला चित्र है, कर्नाटक ऊपर बढ़ रहा है और तमिलनाडु नीचे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो आपका कृष्णा राजा सागर बांध है ऊपर ही छोर पर है, यानी ऊपर की तरफ पड़ रहा है और मेटूर जो है निचली तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए जहां पर पानी का स्टॉक हमने रिजर्व कर लिया तो यहाँ पर पानी कम हो जाएगा नदी में, तो मेटूर वाला बांध नहीं भर पाएगा। तो इस बात को लेकर अक्सर विवाद होता है। अब ये क्या करते हैं कर्नाटक वाले क्या करते हैं, ये अपना जो पानी है इसको भर लेते हैं और नीचे वालों को पानी नहीं देते हैं। तब आप समझ रहे हैं तमिलनाडु वाले फिर हाहाकार मचाते हैं, भाई हमें पानी दीजिए, तो फिर विवाद होता है। ऐसा नहीं है, इस विवाद का निस्तारण हो गया है, विवाद का निस्तारण होने का काफी प्रयास किया गया है, लेकिन हर बार दोनों लोग अपनी आदत से मजबूर हैं, तो यहाँ पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप समझ रहे होंगे कावेरी नदी फिर भी निरंतर बह रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मेटूर बांध जो है वो आपका निचले छोर पर है, ऊपरी छोर पर नहीं है बल्कि निचले छोर पर है, जबकि कृष्णा राज सागर बांध जो है वो आपका ऊपरी यानी अप साइड में है, यानी ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है, डाउन साइड में है। मेटूर बांध जो है डाउन साइड में है, आप देख सकते हैं, यानी कि ये कृष्णा राजा सागर बांध ऊपर की तरफ है और मेटूर बांध नीचे की तरफ है। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई जब यहाँ पर कृष्णा राजा सागर से पानी छोड़ा जाएगा तभी ये मेटूर बांध भर पाएगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत है आपका, 1, 2 और 3 सही है, तो आंसर है यहाँ पर डी, यानी केवल 1, 2 और 3। थोड़ा सा कावेरी के बारे में जान लेते हैं। ये आप मैप देख पा रहे हैं यहाँ पर कावेरी के बारे में। ठीक है, देखिए कावेरी का जो जल है वो 3 राज्यों के लिए प्रोवाइड होता है, खास करके वैसे मोस्टली तो कर्नाटक और यहाँ पे तमिलनाडु है इसके लिए। केरल को भी थोड़ा हिस्सा इसका मिल जाता है और पांडिचेरी को भी थोड़ा सा इसका, पुदुचेरी जिसे हम बोलते हैं, उसको भी थोड़ा सा हिस्सा इसका मिलता है। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक का कोडागु जिला है, यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ से ये निकलना स्टार्ट होती है। कावेरी के कर्नाटक बेसिन में यहाँ पर खास करके दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा भी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर इस साइड से आने वाला जो मानसून है उससे भी यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है। और फिर लौटता हुआ जो मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून जिसे बोलते हैं, लौटते हुए मानसून से यहाँ से भी वर्षा ऐसे मिलती है। तो इस वजह से दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ये ऐसी नदी है जिसमें कभी भी जल की कमी नहीं होती है, यानी पूरे वर्ष भर ये सदा नीरा रहती है। सदा नीर का मतलब होता है हमेशा पानी बना रहता है इसमें, क्योंकि इसमें जो मानसून के दोनों प्रकार हैं उनसे पानी इसे भरपूर मिलता है। यानी कि यहाँ पर अगर दक्षिण पश्चिमी मानसून है तो उससे कर्नाटक के ऊपरी साइड में अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर मिल जाती है, और उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पर तमिलनाडु साइड में अच्छी खासी वर्षा इसे मिल जाती है, तो पानी की यहाँ पर कमी नहीं हो पाती है। इन सब के अलावा कर्नाटक नदी जो कावेरी नदी है इस पे तमिलनाडु में होनेक जो है होगेन नक्कल ये बांध है, बांध बोल रहा हूँ, जलप्रपात है, जबकि कर्नाटक में इसमें जो है शिव समुद्रम नामक जलप्रपात इस पर है। 101 मीटर ऊंचा शिव समुद्रम जलप्रपात इसी पर बना हुआ है। और तमिलनाडु में कौन सा है, होगेन कल यहाँ पर जलप्रपात इस पर है। ठीक है, देखिए कावेरी जो है सदा नीरा रहने की वजह से, इसके अलावा इसका जो है यहाँ पर दक्षिण भारत की इसमें अगाध आस्था है, तो इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा कावेरी का ब्रीफ हिस्ट्री था, वो आपने यहाँ देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आज आपका अंतिम प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के लिए यानी इसके प्रति वचनबद्ध होना। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। थर्ड है भारत में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी गई है। चौथा ऑप्शन है भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार हमारे समानता और न्याय को सुनिश्चित करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का जो मूल विचार यही है कि न्याय और समानता। न्याय और समानता यहाँ पर आपको अगर एक एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर, वैसे तो वो एग्जाम्पल इस किताब का नहीं है, आपके आगामी कक्षाओं में एग्जाम्पल वो दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यानी कि मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के बाहर नॉर्मल सीढ़ियाँ बनी हुई हैं,
नॉर्मल सीढ़ियाँ, मतलब वही जो नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं इनके जरिए हम चढ़कर जाते हैं स्टेशन पर, और यहीं पर कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो कि चढ़ने में असमर्थ है, अगर हम उसके लिए यहाँ पर एक रैंप की व्यवस्था की मांग करते हैं तो मांग करना गलत नहीं होगा, बल्कि न्यायोचित होगा, तभी समानता स्थापित हो पाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप अपेक्षा करेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति भी इन सीढ़ियों के जरिए जैसे नॉर्मल पर्सन चढ़ जाता है वैसे चढ़ जाए, तो वास्तव में कहीं ना कहीं दिव्यांग पर्सन के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो इसलिए न्याय और समानता का जो विचार है वो साथ साथ चलता है। आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में समानता के साथ में जो हाशिए पर मौजूद जातियां थीं, हाशिए पर मौजूद जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान इसी के तहत किया गया है। इसी विश्वास के साथ किया गया है कि न्याय और समानता एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। समानता तभी स्थापित होगी जब लोगों के साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाएगा, और जब तक लोगों के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं होगा तो समानता बिल्कुल भी यहाँ स्थापित नहीं होगी। तो यानी कि यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो रैंप बनाया गया है वो कहीं ना कहीं न्यायोचित व्यवहार है। इसके जरिए क्या है, कहीं ना कहीं दिव्यांग पर्सन में और नॉर्मल पर्सन में हम समानता स्थापित करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन में इसकी व्याख्या भी बताई गई है कि न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। बराबरी का मतलब क्या है, हर वर्ग को जो है एक समान मौका दिया जाए, तभी यहाँ पर जो है कह सकते हैं न्याय प्राप्त हो पाएगा। भारत में कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिनकी वजह से आप देख सकते हैं समाज में एक गहराई या समाज बटा हुआ था, जैसे एक अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत प्रथा थी। तो इसको जो है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में रखकर खत्म कर दिया गया। यानी आर्टिकल 17 के तहत अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति इस तरह का भेदभाव करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इन सब के अलावा हमारा भारत का जो संविधान है, और संविधान में हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, मौलिक अधिकार, ये हमारे समानता और न्याय को सुनिश्चित करते हैं। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति की समानता और न्याय पर कहीं आघात पहुंचता है तो व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो इसके लिए आपको पता होगा 32 आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत वो जो है हाई कोर्ट की शरण में जा सकता है। ये बात को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर चारों ही कथन सही हैं। पूछा यह गया है कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए इनमें से तो कोई कथन असत्य नहीं है, तो आंसर होगा डी, यानी इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। तो ऐसे करके आज आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गया। आप लोग बने रहिए। देखिए आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे एक लिए लग रही है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं। इस वजह से तमाम नए अभ्यर्थी हैं या तमाम पुराने अभ्यर्थी हैं उनको पता नहीं चल पा रहा है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। साथ ही साथ आप लोग हमारे नए चैनल रूरल एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है जनवरी से, यानी कि आपकी 1 जनवरी 2021 से आपको जो है डेली जीके भी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैडम जो है, जो मैडम करंट अफेयर्स लेकर आ रही हैं, वही मैडम यहाँ पर जो है जीके भी प्रोवाइड करवाएंगी। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह होगा जो किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होंगे। तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। डेली पीडीएफ वगैरह के लिए जो है न्यूज़पेपर वगैरह की पीडीएफ आपको यहीं से मिल जाती है, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।